जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के जो फर्स्ट बुक है उसके संपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। और इस वीडियो में हमने जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप इसमें जो हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को क्लियर कराएंगे और बिल्कुल सलूशन के साथ उनको बताएंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपके जो 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इसको एंड तक जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। हमारा पहला क्वेश्चन है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के चैप्टर से कूलाम का नियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछा गया है। तो आप इस साल भी आएगा तो आप इसको अच्छी ढंग से समझिएगा। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कोई भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो लगने वाला बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के, जैसे दो स्थिर बिंदु हो गए आवेश, प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, और इनकी बीच की जो दूरी क्या है, इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है? दूरी आर है, दूरी आर है। तो ये दो स्थिर बिंदु आवेश हो गए, एक प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और इनके बीच की जो दूरी है वो आर है। तो इसमें ये होता है ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? Q1 Q2, दो आवेश हैं तो Q1 Q2 हो जाएंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या कह रहा है? लगने वाला बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये इस तरह हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। अब इनको दोनों को जब मर्ज करेंगे तो क्या होगा? तो एफ समानुपाती Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम जब ये समानुपाती का ये निशान जब हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। तो यहाँ पर नियतांक आएगा के। तो एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब ये जो के है ये कांस्टेंट है, तो के बराबर यहाँ पर रखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह पर रखेंगे। तो एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये होता है कूलाम भाई साहब का नियम। तो इस तरह आप इसको जो ये कूलाम भाई साहब का नियम जो आप ये याद कर सकते हैं। अगर ये प्रूफिंग आएगी तो इस तरह जो आपको लिखना होगा तो ये 3 नंबर में आएगा। अगर इस तरह आएगा तो 1 नंबर में देगा, 1 नंबर या 2 नंबर में देगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए, जहाँ पर ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, और फाई ई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये होता है इसका मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है गॉस की बर्नौली लिखे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छी ढंग से समझिए। तो ये क्या कहता है? गॉस भाई साहब के नियम क्या कहता है? गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे
कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। तो ये होता है इसका फार्मूला। अगर आप इसको सुडवल तरीके से लिखना चाहें तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान ε0। तो इस तरह ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये अब अगला क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो इसके लिए जो आंसर है, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है लेमडा बराबर क्यू अपान यल, और क्यू जहाँ पर क्या है आवेश है और यल लंबाई है। अब इस तरह आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखे। तो व्यंजक हमारा इस तरह आप इसका जो है ए फार्मूला लिखेंगे तो टाउ बराबर होगा, टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा, जहाँ पर टाउ क्या है बल आघूर्ण है और P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ई वैद्युत क्षेत्र है। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें आप कुछ बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अच्छी ढंग से समझ लीजिए। तो आपके जो नंबर आपको कोई काट नहीं सकता है, तो आप इसको अच्छी ढंग से समझिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक व विमा लिखें। वैद्युतशीलता यानी EF साइलेंट नॉट को ही वैद्युतशीलता कहते हैं। तो EF साइलेंट नॉट को ही वैद्युतशीलता कहते हैं। अगर जो म्यू नॉट हो तो उसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। तो यहाँ पर वैद्युतशीलता की बात हुई तो उसको हम देखते हैं। तो वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका होता है मात्रक एप्सिलॉन नॉट यानी वैद्युतशीलता का मात्रक। और इसमें क्या पूछ रहा है, इसकी बीमा। वैद्युतशीलता की बीमा है तो इसकी बीमा क्या होगी, तो वैद्युतशीलता का मात्रक तो ये हो गया और इसकी बीमा होती है m की घात 1 l की घात 3 t की घात 4 और a की घात 2। अगर आप इसको इस तरह भी इसको जरूर बंद करिएगा, नहीं तो आपकी जो बीमा होगी वो गलत हो जाएगी। ये जो डिब्बा बंद करना आवश्यक है, तो आप इसको जो डिब्बा में जरूर बंद कर दीजिएगा। तो इस तरह हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेता है वैद्युतशीलता का मात्रक और इसकी बीमा भी पूछ लेता है। अब अगले चैप्टर हम दूसरे चैप्टर में चल रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर हमारा जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छी ढंग से समझिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है C बराबर K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहाँ पर K क्या है परावैद्युतांक है और एप्सिलॉन नॉट क्या है शीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और D प्लेटों के बीच की दूरी है और C संधारित्र यानी कैपेसिटर और A एरिया है क्षेत्रफल। तो अब अगला क्वेश्चन है, किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारिता बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या कह रहा है, परावैद्युतांक यानी K को जब ज़्यादा भरेंगे तो ये होता है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K। अगर हम K को बढ़ाएंगे यानी कि परावैद्युतांक को बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगी। आंसर हो जाएगा धारिता बढ़ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेशित समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो ये इसके लिए होता है यू ई बराबर, यू ई सफिक्स में है तो बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो ये होता है इसके लिए फार्मूला ऊर्जा घनत्व के लिए। अब अगला क्वेश्चन देख। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो परावैद्युत पदार्थ ही क्या है, तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रवाह
दर्शाते हैं उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कांच, मोम, तेल आदि, ये परावैद्युत पदार्थ के एग्जाम्पल है। हमारा जो ये क्वेश्चन है ये वो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं? तो संधारित्र मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी ढंग से याद करिए। जो संधारित्र किसे कहते हैं, तो वह युक्ति जिससे किसी के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता बढ़ाई जाती है, संधारित्र कहलाता है। तो ये होता है संधारित्र। तो आप इसको अच्छी ढंग से देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। तो इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको भी अच्छी ढंग से समझ लिए। तो पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा में से आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है? तो इसके लिए जो फार्मूला होता है J बराबर NeVd, और जहाँ पर J बराबर क्या होता है I/A। तो जहाँ पर I बराबर होता है तो NeVad, तो यहाँ पर A कट जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार आ जाएगा J बराबर NeVd। Vd क्या है? अनुगमन वेग है, और J क्या है? धारा घनत्व है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गतिशीलता किसे कहते हैं? गतिशीलता किसे कहते हैं? तो किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है बराबर Vd/E, जहाँ Vd क्या है? अनुगमन वेग है, और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है? तो आप इसको अच्छी ढंग से समझिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले पूछता है किरचॉफ का नियम किस पर आधारित है? तो किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है या धारा संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का नियम 2-3 प्रकार से पूछता है। तो किरचॉफ का नियम 2-3 प्रकार से पूछता है, संधि का नियम या धारा का नियम। तो इस तरह से पूछ लेता है, और इसी को शॉर्टकट में कहते हैं KCL। तो K मतलब किरचॉफ, C मतलब करंट, और L किरचॉफ करंट लॉ। तो ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो चलिए किरचॉफ का प्रथम नियम की जो परिभाषा होती है वो देखते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसके कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर कोई धारा आ रही हो चाहे जा रही हो, अगर यहाँ पर जंक्शन पॉइंट पर जो भी धारा यहाँ पर मिलेगी, उसका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। तो यही धारा का नियम है, क्या इसी को किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। किरचॉफ भाई साहब ने 2 नियम दिए थे, तो ये प्रथम नियम होगा। अब देखते हैं सेकंड। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम 2-3 प्रकार से पूछता है। तो इसी को वोल्टता का नियम, बंद पास का नियम, लूप का नियम, इस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित होता है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, और इसी को शॉर्टकट में KBL, इसीलिए इसे KBL, यानी K से क्या हो गया किरचॉफ, B से हो गया वोल्टेज, L से हो गया लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम हो गया। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम की परिभाषा देखते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम की परिभाषा है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंध के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम हो गया, और इसका हमने बहुत ही अच्छी ढंग से एक वीडियो पहले से बनाया है, तो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा चौथा है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो
तो इसमें ज़्यादा ताम झाम ज़्यादा तो है नहीं, इसमें आप जो है ये रट्टा पर आधारित है, तो आप इसको रट्टा मार लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब अगला है एम्पियर का पर्वतीय नियम। अगला प्रश्न हमारा है एम्पियर का पर्वतीय नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसका डेराइवेशन हमने जो बता चुके हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी ढंग से समझिएगा। तो एम्पियर पर्वतीय नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र को बी से कहते हैं। तो बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। तो ये होता है एम्पियर का पर्वतीय नियम। इसकी परिभाषा हो गई और इसका हमने डेरिवेशन आप उसका जो हम करा चुके हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं। और जो भी हम इसमें डेरिवेशन कराए हैं, हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है F बराबर QV sin थीटा। और जहाँ पर Q क्या है, तो Q कण का आवेश है और B क्या है, कण का वेग है, और B क्या है, BB चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार हम जो ये देख सकते हैं, तो ये लॉरेंज बल, इसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। जो ये है, आप इसी को हमने इसको फार्मूला सिद्ध कराया है कि ये फार्मूला कैसे आया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है F/L बराबर म्यू0 अपान 2 पाई इंटू I1I2/R। तो ये फार्मूला होता है। अगर आप इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, ये बराबर म्यू0 अपान 2 पाई और इन I1I2/R और इंटू L। ये L यहाँ पर था, तो L यहाँ वहाँ पर चला गया, यहाँ पर ये बटे में था, तो उस ऊपर जाएगा तो क्या है में होगा, गुणे में तो होगा, तो ये ऊपर चला गया। तो ये फार्मूला भी सही है और ये भी फार्मूला सही है। तो इस तरह हम इस चैप्टर को समाप्त करते हुए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, 5वें चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा 5वां है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो ये चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जल कुंडली धारा मापी का मीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इसका रूपांतरण हो जाएगा कन्वर्जन। रूपांतरण का मतलब कन्वर्जन। तो इसमें हमने 2 ही क्वेश्चन बताए ये 5वें चैप्टर में, और इसमें और भी बहुत सारे हैं। तो वो जैसे लोह चुंबकीय, अनचुंबकीय, ये सब बहुत सारे हैं। तो आप इनको जो रट्टा मार लीजिए, बस इस चैप्टर में रट्टा मारना है। तो आप ये 2-3 जो और परिभाषा बता रहे हैं, वो लोह चुंबकीय, अनचुंबकीय 2-3, ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसमें 2-3 परिभाषाएं वो याद कर लीजिए बस। तो अब अगले चैप्टर, छठे चैप्टर की ओर बढ़ती है। तो अगला चैप्टर छठा है। तो छठे चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा। तो इसमें हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उनकी परिभाषा हमने जो इसमें रखी, तो आप उसको देखिए। तो पहली हमारी परिभाषा है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। 0 बनाकर इसको काट दीजिए, यही फाई होती है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझिए,
प्रेरण किसे कहते हैं? तो प्रेरण क्या होता है? तो प्रेरण कहता है उत्पन्न करना। तो प्रेरण शब्द का अर्थ है उत्पन्न करना। तो चुंबक से विद्युत उत्पन्न करना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो आप इसको इस तरह समझिए। तो ये परिभाषा क्या है इसमें? परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण था। तो अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे ढंग से समझिए। सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन क्या है? तो सेल्फ इंडक्शन किसे कहते हैं? तो किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो ये है स्वप्रेरण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी ढंग से समझिएगा। इसकी जो परिभाषा है आप उसको अच्छी ढंग से याद करिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसे इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? और जो ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें ट्रांसफार्मर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, उसके कार्य पूछता है और पूछता है ट्रांसफार्मर क्या होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये लॉन्ग आंसर में जाता है। तो इसमें हमने लॉन्ग आंसरों को नहीं रखा है, शॉर्ट आंसरों को लेकर आए हैं। तो इसमें शॉर्ट आंसर को देखिए। तो अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ये अन्योन्य प्रेरण हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो जो अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व विमा लिखिए। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो इसका मात्रक और इसका जो और मात्रक होता है या इसे वेबर। तो इसका मात्रक वेबर भी सही है और न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी सही। तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा होती है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा ml की घात 2 t की घात 2 a की घात 1। और इसको ब्रैकेट में बंद करना जरूरी है। अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं बंद करेंगे तो विमा नहीं कहलाएगी। तो इसको आप अच्छी ढंग से ब्रैकेट में बंद करिए। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व विमा लिखिए। तो उसमें बीमा बहुत सारी दे देगा, तो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को टिक करना होता है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, 7वां चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें भी जितने भी क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा में पहला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS तथा धारा का शिखर मान I0 में क्या संबंध है? तो इसका जो फार्मूला होता है IRMS बराबर I0 अपान √2। तो जहाँ पर IRMS क्या है? वो धारा का वर्ग माध्य मूल मान और I0 क्या है? धारा का शिखर मान है। तो ये I0 धारा का शिखर मान है और IRMS धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है cos फाई बराबर R अपान √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये होता है इसके लिए फार्मूला। तो अब इसको यहाँ पर ये इसके लिए जो ये फार्मूला होता है, तो जहाँ पर इतना जो है ये प्रतिबाधा है, तो यहाँ पर Z हो सकता है। तो Z की जगह पर हमने ये रखा है इतना। तो cos फाई बराबर होता है R अपान Z। Z जहाँ पर क्या है? प्रतिबाधा है। और तो Z बराबर ये इसीलिए यहाँ पर ये फार्मूला होता है। तो Z बराबर होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये होता है रूट में। तो ये फार्मूला होता है प्रतिबाधा बराबर। तो ये फार्मूले की जगह पर इतना आया है
cos फाई बराबर आर अपान रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गए एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा। तो प्रतिबाधा बराबर प्रतिरोध। तो प्रतिबाधा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो जेड बराबर आर हो जाएगा। आर रेजिस्टेंस होता है और प्रतिबाधा जेड है, तो ये इस तरह भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात आती है अनुनाद किसे कहते हैं। तो अनुनाद किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम आवृत्ति, हम बोल रहे हैं आप उसको अच्छी ढंग से सुनिएगा। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रतिबाधा और प्रतिरोध दोनों बराबर होते हैं, इस अवस्था को अनुनाद कहते हैं। तो जेड बराबर आर। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है प्रतिबाधा किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि प्रतिबाधा किसे कहते हैं। तो प्रतिबाधा यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के साथ प्रेरकत्व और धारिता दोनों हो तो परिपथ में धारा के मान में आने वाली बाधा को प्रतिबाधा कहते हैं और इसकी विमा यम एल स्क्वायर टी की घात -3 और ए की घात -2 होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी ढंग से समझिए। और ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रतिबाधा किसे कहते हैं और इसकी विमा लिखिए। तो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर है हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग, 8वां चैप्टर, लास्ट चैप्टर है। इस फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण बताइए। तो ये प्रकाश की चाल से चलती हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो प्रकाश की चाल से चलती हैं। जिनकी जो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। तो ये होती है प्रकाश की चाल। अब दूसरा गुण है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगों। रेडियो तरंग एक्सरे किरण, गामा किरण एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में लिखिए। तो हमने यहाँ पर उसके घटते क्रम में लिखा है, तो इसको आप अच्छी पहले समझिए, तो आप उसको अपने तरीके से लिखिएगा। तो जो सबसे पहले ये समझिए, गाय, अबीजू, इंफ्रा, मारे, बस इतना याद रखिए। तो आप इनकी जो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों को समझ जाएंगे। ये इस तरह हो गया। और इधर जो होती है ये लेम्डा यानी तरंगदैर्घ्य और इधर होती है न्यू यानी आवृत्ति। अगर हम इस तरफ आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी और अगर इस तरफ जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर गा से हो गया गामा और ए से हो गया एक्स रे किरण और आ से हो गया यूवी अल्ट्रावायलेट और बी से हो गया विजुअल और इंफ्रावेव इसी को अवरक्त किरणें कहते हैं। अवरक्त किरणें और मारे, तो यहाँ पर हो गया माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे। तो माँ से हो गया माइक्रोवेव और इसी को कहते हैं, माइक्रोवेव को ही सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। और रे से हो गया रेडियो तरंगे। अगर हम यहाँ पर ये लेम्डा यानी तरंगदैर्घ्य और इधर है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति न्यू, अगर हम इस तरफ आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी और अगर इस तरफ जाएंगे तो लेम्डा यानी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी। तो अगर यहाँ पर जो गामा किरण की जो हम तरंगदैर्घ्य बताएं तो गामा किरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। अगर रेडियो तरंग की जो हम तरंगदैर्घ्य बताएं तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होती है रेडियो तरंग की होती है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है, रेडियो तरंग, एक्सरे किरण, गामा किरण एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होती है रेडियो वेव
यानी रेडियो तरंग लिखेंगे, और उसके बाद आती है माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग। अब उसके यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया बस वही लिखिए। अब यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन आएगा कि यहाँ पर बीच में तो है नहीं कुछ, तो अगर बीच में कुछ नहीं है, जो इतना नहीं है तो छोड़िए, बीच में हटाइए। अब यहाँ पर और पूछा गया है सूक्ष्म तरंग, तो सूक्ष्म तरंग तो रख दिए, और एक्सरे किरण। अब बात आती है एक्सरे किरण है और गामा किरण है, तो इस तरह हम इसको तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य जो सबसे ज़्यादा होती है रेडियो तरंग की होती है, और गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लेकिन इसकी आवृत्ति यानी भेदन क्षमता जो सबसे ज़्यादा होती है गामा किरण की, और इससे भी ज़्यादा होती है अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये इसमें जो है वो इतना समझिए। और इसकी तुलना में जो अगर एक्सरे की बात करें तो एक्सरे किरण की जो वेवलेंथ की बात करें तो इसकी ज़्यादा होगी, इसकी तुलना में इसकी ज़्यादा होगी। तो ये था इनका घटते क्रम में, आप इनको आराम से लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर बात आती है गामा किरण की आवृत्ति कितनी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी न्यू कितनी होती है। 3 × 10⁸ हर्ट्ज से अधिक होती है। और इसकी वेवलेंथ की बात करें लेम्डा, तो तरंग दैर्ध्य की वेवलेंथ कितनी होती है 10⁻−10 मीटर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे ढंग से समझिएगा। अब बात करते हैं एक्सरे किरण की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसकी आवृत्ति होती है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻21 हर्ट्ज तक होती है इसकी फ्रिक्वेंसी एक्सरे किरण की। अगर तरंग दैर्ध्य इसकी कितनी होती है वेवलेंथ 10⁻−8 मीटर से 10⁻3 मीटर तक एक्सरे किरण की वेवलेंथ, यानी ये इतनी दूर तक की जा सकता है। तो अब पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को देखते हैं। अब पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणें आवृत्ति इसकी कितनी होती है 9.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से 5 × 10⁻17 हर्ट्ज तक होती है इसकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी। और तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की बात करें तो पराबैंगनी किरणों की 4 × 10⁻7 मीटर से 6 × 10⁻10 मीटर तक होती है इसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। अब दृश्य किरणों की बात करें तो दृश्य किरणों की वेवलेंथ होती है, आवृत्ति होती है दृश्य किरणों यानी विजुअल, इसी को प्रकाश कहते हैं। तो इसकी आवृत्ति होती है 3.8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है दृश्य किरणों की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी। और तरंग दैर्ध्य की बात करें दृश्य किरणों की तो तरंग दैर्ध्य 4 × 10⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻7 मीटर तक होती है इसकी तरंग दैर्ध्य। तो आई होप आप लोगों को हमने जितने भी चैप्टर इसमें कराए हैं तो आप इनको अच्छी ढंग से किसी नोट पर उतार लीजिएगा, ताकि आप इनका 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छी ढंग से पढ़िएगा। एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं तो आप इनको अच्छी ढंग से तैयार कर लीजिए। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो 90+ जरूर आएंगे। अगर आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, 90+ आना पक्का है। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का फिजिक्स सेकंड लेकर आएंगे।